गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पाठ को आगे बढ़ाने से पहले सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को इस चीज़ की चिंता हो रही है कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम संस्कृत के भी सिलेबस की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट संस्कृत का पीरियड तो हमारा देर से आएगा, सैटरडे को आएगा। तो सबसे पहले हिंदी में देखें तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट आना है, फटा हुआ बूट। ठीक है, एक ही पार्ट आएगा, फटा हुआ बूट, आपके यूनिट टेस्ट में। ये चैप्टर आप लोगों को मधुलिका मैम छुट्टियों से पहले पढ़ा चुकी है, लेकिन आप लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि चैप्टर को आप लोगों को थॉरली पढ़ना है। जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, या शायद मैम ने आप लोगों को बीच में से भी क्वेश्चन निकाल के दिए हुए हों, मैं नहीं जानती हूँ उस विषय में, लेकिन आपको बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस तो करवाए होंगे, उनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रहना है। क्वेश्चंस बुक के अंदर से निकल के बहुत सारे आएंगे। पेपर जो होगा, कुछ पार्ट आपको एमसीक्यूज का होगा और कुछ पार्ट आपको लिखना भी रहेगा। अपनी नोटबुक में लिख के आपको उसकी फोटो सेंड करनी रहेगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस निकलने हैं अंदर से, बुक के अंदर से, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए पीछे के क्वेश्चंस पर डिपेंड नहीं रहना है आपको। मैंने आपको बोला है पढ़ाते समय भी कि आप अपने दिमाग में रखिए ये बात कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में प्रिपेयर कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हमने लिखवाए भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी अगर आपने एज इट इज लिख दिया तो आप मान के चलिए कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने उसको एज इट इज बिना किसी मात्रा की गलती के भी लिख दिया तो भी आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, और अगर मात्राओं की गलतियां होंगी तब तो फिर और भी कटेगा। इसलिए आपको अपने ही शब्दों में लिखना है, हमको एज इट इज लिखा हुआ टीचर का दिया हुआ आंसर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप वो सिर्फ समझिए कि उसका आंसर क्या है, फिर उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। दूसरा, अपनी भाषा में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक ही सेंटेंस में लिख दें या फिर आप उसको 6-7 सेंटेंस में लिख दें। हमको पूरी कहानी नहीं लिख देनी है। आपका आंसर मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स का होना चाहिए, और वो परफेक्ट 3 to 4 लाइन्स का मतलब है कितनी भी बड़ी चीज पूछी गई है आपको उसको 3 से 4 सेंटेंस में समेटना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको उतने में ही आंसर लिखना है। तो ये तो हो गया आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप हो गया। अच्छा, जो उसके अलावा आपको जो भी दे रखा होगा बुक के पीछे, जो ग्रामर दे रखी है या किसने किससे कहा, शब्दार्थ, वो सब भी आ सकता है। लेकिन शब्दार्थ में कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक के पीछे शब्दार्थ दिए इतने ही आएंगे। जब हम आपको चैप्टर रीड करते हैं, हम आपको शब्दों के अर्थ बताते चलते हैं, लेकिन आप ये सोच समझ के रखिए कि आपके लेवल की ही चीज आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी चीज पूछ ली जाए जो आप जानते ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा रखा है, जो आपकी बुक के अंदर है, वही आपसे पूछा जाएगा। बुक के बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। फिर उसके अलावा आपको जो पीछे किसने किससे कहा, वो हो सकता है कि 4 से 5 दे रखे हो, लेकिन आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको पूरा पाठ अगर ध्यान से पढ़ेंगे, आपको हर सेंटेंस पे ध्यान देना है कि किसने किससे कहा। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पीछे वाला नहीं आएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आ सकता है, वो आपको ऑप्शनल एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है, या आपको कॉपी में लिखने का भी आ सकता है। आपके जो फिलअप्स होंगे या ट्रू और फॉल्स होंगे, वो भी आपको बुक के अंदर, पार्ट के अंदर से कहीं से भी निकल के आ सकते हैं। शब्दार्थ है, शब्दार्थ मान लो कोई आपका एक शब्दार्थ है कि उपचार, ठीक है, और उसका अर्थ है इलाज, लेकिन बुक में मान लो पीछे ये शब्द दे रखा है उपचार का मतलब है इलाज, दिया नहीं होगा, मैं वैसे ही एक उदाहरण बता रही हूँ कि मान लो उपचार का अर्थ इलाज दे रखा है, आपने याद कर लिया उपचार इलाज, उपचार इलाज, ये पलट के भी आ सकता है कि आपको इलाज का ऊपर लिखना है, अर्थ लिखना है, तो आप लिखेंगे उपचार। मतलब आपको अगर उसका आंसर पता होगा तो चाहे आगे से पूछा जाए चाहे पीछे से पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको आपको आंसर मालूम होना चाहिए। तो कैसे भी पूछा जाए आप लिख लेंगे। उसके अलावा बुक के पीछे और भी जो कुछ भी ग्रामर दी होती है, चाहे वो विशेषण होता है या जो कुछ भी होता है, वो भी आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद आता है व्याकरण का पार्ट। व्याकरण के पार्ट में आपकी व्याकरण की जो बुक है, ग्रामर की जो आपकी बुक है, उसमें से आपको मधुलिका मैम ने छुट्टियों से पहले टिक करवा दिया था कि भाववाचक संज्ञा आपकी 1 से 25 तक,
विशेषण 1 से 25 तक, विलोम शब्द 1 से 25 तक, पर्यायवाची 1 से 25 तक और मुहावरे 1 से लेकर 20 तक। ठीक है। अब इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है या क्या कहते हैं विलोम है, पर्यायवाची है, ये ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ यही 25 आ सकते हैं। हमारी लेसन में भी जो पाठ वर्ड्स आ रहे होते हैं, हम आपको उनका मीनिंग बताते चलते हैं, है ना। तो और हम ये बात कहते भी हैं कि मीनिंग जो होता है वही एक तरह से पर्यायवाची भी होता है। उसका पर्यायवाची क्या होता है, उसके जैसे समान अर्थ वाला। तो उसमें से भी कहीं से भी आपको किसी वर्ड का पूछा जा सकता है। अब मान लो कि आपको विलोम में आपने 1 से 25 तक के कर लिए हैं, लेकिन आपसे अगर एक शब्द पूछ लिया जाए अंदर, सीधी सी बात है, आपको मालूम है कि उसका विलोम बाहर होगा, है ना, पास, तो आपको पता है कि उसका विलोम दूर होगा। अब आप ये कहें कि मैम उन 25 में तो ये शब्द था ही नहीं, तो ऐसा नहीं, आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बात ये है कि हम कहते जरूर है कि आप 25 शब्द लर्न कर लीजिए, लेकिन एक मेरी पर्सनल राय ये रहती है कि आपको जब भी आपको फुर्सत मिले, आपको सारे वर्ड्स, चाहे 25 के अलावा और आपके 50 बचे हुए हैं, आपको नहीं कहा गया है, लेकिन आपको उन्हें पढ़ जरूर लेना चाहिए। उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी वोकेबलरी बढ़ती है और हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है हमेशा। और जब हम अपने शब्दों में आंसर लिखते हैं तो हमारी ये नॉलेज जो होती है वो हमको काम में आती है। तो इस तरह से आपको कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना है, अपने उन्हीं शब्दों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका व्याकरण का पार्ट। फिर है संस्कृत में, संस्कृत का भी मैं बता देती हूँ। आपका पहला चैप्टर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसका आपको कल एक्स्ट्रा वीडियो, आज एक्स्ट्रा वीडियो आपको भेज दिया था, तो आपको वो मिल गया होगा एक्स्ट्रा वीडियो। उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, आप उसको कॉपी में लिख लीजिए, उनको लर्न कीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको लिखने के आ सकते हैं कि जो आपको लिख के उसका फोटो डालना होगा, उसका पिक अपलोड करना होगा। उसके अलावा आपका अनुवाद आपका आएगा, वो भी आपको नोटबुक में ही लिखना रहेगा, क्योंकि आप इतना सारा मोबाइल में तो टाइप कर नहीं सकते हैं कि पूरा आप अनुवाद टाइप करने बैठ जाए, तो वो आपको कॉपी में लिखने को रहेगा। तो आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि हम हिंदी और संस्कृत को टाइप कैसे करेंगे। जो आपको बड़े क्वेश्चंस होंगे वो आपको कॉपी में ही लिखने रहेंगे, और बाकी के जो एमसीक्यू लायक शब्द हैं वो आपको एमसीक्यू में करने को होंगे। ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का, मैंने बताया। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आप पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे, फिलअप के रूप में भी आ सकता है। ठीक है। कि जैसे श्री कृष्ण से जन्म द्वादश वादने, अब ब्लैंक में आ गया अभवत। ठीक है। तो आपको ब्लैंक में आ गया द्वादश वाद में। जरूरी नहीं है कि आपको नीचे उसमें ऑप्शन दे रखा हो, मे बी ना भी दे रखा हो, तो आपको वो कॉपी में लिखने को रहेगा। अगर ऑप्शन दे रखा है तब तो फिर वो एमसीक्यू में ही रहेगा। उसके बाद है आपका ग्रामर। ग्रामर में आपको आपके जो वर्ड्स हैं जिनके आप फॉर्म लर्न करते हैं वो है राम, फल और रमा। ये लास्ट ईयर आप लोग कर भी चुके होंगे, आपको बुक के पीछे मिल जाएंगे राम, फल और रमा के। अच्छा, बालक का हो चाहे राम का हो, जितने भी ये तो तीनों हो गए कैसे वर्ड्स हैं, ये मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर तीनों हैं। जितने भी मैस्कुलाइन के वर्ड्स होते हैं उनके सबके फॉर्म्स एक ही तरह से चलते हैं। जैसे कि अगर राम का है तो बालक का भी वैसा होगा, चंद्र का भी वैसा होगा, पुत्र का भी वैसा होगा, खग का भी वैसा होगा। सारे वर्ड्स एक ही तरह से बनते हैं, हमको लर्न एक करना होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हम दूसरे वर्ड्स अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही रमा और फल और रमा और फल। रमा का आपने लर्न किया है तो आप लता का भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लर्न करने हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपसे राम का कहा गया है तो राम का ही पूछा जाए, आपसे बालक का भी पूछा जा सकता है, आपसे पिका का भी पूछा जा सकता है, खगा का भी पूछा जा सकता है, सूर्य का भी पूछा जा सकता है। तो आपको लेकिन आना चाहिए वो। इसके अलावा ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रमा का दे रखा है, आपको वर्ड लिख दिया रमा, और आपको लिखना है कि उसका फोर्थ केस में और उसका ड्यूअल जो होगा नंबर, इसका क्या इसका फॉर्म बनेगा। तो आपको लर्न होगा तभी आप लिख पाएंगे। उसके बाद फिर आपको जो रूट वर्ब्स होते हैं वो है पठ, वद, चल और खेल। ये चार है, पठ, वद, चल और खेल। इनको आपको फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में आपको इनके वर्ड फॉर्म्स लर्न करके रखने हैं। ठीक है। ये आपको फ्यूचर टेंस में, और आपको लिखने को भी आ सकते हैं, फिलअप में भी आ सकते हैं,
या ट्रू और फॉल्स में भी आ सकते हैं, या हो सकता है कि जैसे पठती पढ़ता पठंती है ना, तो आपको बीच में एक हिस्सा ना दे रखा हो, या फिर आपको फ्यूचर का पूछा है तो आपको एक पार्ट ना दे रखा हो तो वो आपको पार्ट लिखना है, या फिर ये दे रखा हो कि इसका ये वाला सही है कि गलत है, तो उस तरह से आ सकता है। मतलब आपको अगर फॉर्म्स लर्न होंगे तो आप उसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। फिर साइंस ऑफ केसेस भी आपको लर्न करने हैं। आप 6th में भी पढ़ चुके हैं, 7th में भी मैंने आपको समझा दिया था। वो आपको लिखने को आ सकते हैं, या आपको फिलअप के रूप में आ सकते हैं, या आपको एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका संस्कृत का, ठीक है। तो अब जो बाकी के जो प्रश्नों की या अगले पार्ट की चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप लोग, जो मैंने पिछली बार आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे, आप उनके आंसर्स देख लीजिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में सदैव आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है, मधुर के भाइयों का क्या नाम था? तो मधुर के भाइयों का नाम कुलदीप और संदीप था। थर्ड क्वेश्चन है, कुलदीप को बाढ़ की जानकारी किससे मिली थी? कुलदीप को बाढ़ की जानकारी स्कूल के मास्टर जी से मिली थी। ठीक है, ये आंसर्स आपको कॉपी में लिख लेने हैं। बाकी का पार्ट जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। और उससे पहले जो मैंने आपको बता दिया है सिलेबस, अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए।